हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। तो इसकी हम 3 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी लास्ट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीजेंट क्लास। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह हम आज पीजेंट क्लास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि उस समय भारत के अंदर मेडिवल सोसाइटी जिस समय पीरियड चल रहा था उस समय भारत के जो किसान थे उनकी कंडीशन कैसी थी। देयर वॉज अ लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर्स इन मेडिवल इन सोसाइटी। उस समय हमारे भारत के अंदर किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हु यूज टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द एंटायर सोसाइटी। और यह जो पूरे समाज के लिए क्या करते थे, उनके लिए फसल तैयार करते थे, भोजन मतलब वो क्रॉप्स तैयार करते थे। इट्स कंडीशन वाज एज पैथेटिक। लेकिन इनकी जो कंडीशन थी वो भी कैसी थी, यूरोप के किसानों की तरह ही थी। देयर वर मैनी क्लासेस इन इंडिया थ्रू। भारत में बहुत सारी अलग अलग क्लासेस में बटे हुए थे। दे हैड मैनी कास्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। और ये भारत के अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग कास्ट में डिवाइड थे। वन कैटेगरी इन दिस क्लास वाज दोज हु कल्टिवेटेड देयर ओन। एक कैटेगरी ऐसी थी जो जिनके अपने खुद के खेत होते थे। 16th एंड 17th सेंचुरी में इन्हें खुदकश्त के नाम से जाना जाता था। हु कल्टिवेटेड टिल्टेड देयर लैंड देमसेल्फ, जो अपने खुद के खेतों के ऊपर कार्य करते थे। सेकंड कैटेगरी वाज जो पाही कष्ट, इन्हें पाही कष्ट फार्मर कहा गया था। पाही का मीनिंग होता है अपर या आउटर। दे वर द फार्मर हु यूज टू कल्टिवेट अनदर विलेज, जो दूसरे गांव के अंदर जाकर कार्य करते थे। एंड यूज टू हैव टेम्परेरी हट्स देयर, और इनके जो हाउसेस होते थे टेम्परेरी झोपड़ियाँ होती थी। पाही कस्ट पीजेंट हैड ओनली एज मच होल्डिंग एज दे कुड कल्टिवेट यूजिंग ओनली द लेबर ऑफ देयर फैमिलीज। यानी कि ये जो मजदूर वर्ग होता था उसके अंदर ये लोग आते थे। मेडिवल पीरियड में थर्ड कैटेगरी वाज दोज ऑफ फार्मर who didn't have their own land and cultivated the land of a landlord। और थर्ड जो कैटेगरी, इनके ना तो अपने खुद के खेत होते थे और ना ही ये इनकी अपनी ज़मीन होती थी। वे दूसरे के लैंडलॉर्ड जमींदारों के खेतों पर जाकर कार्य करते थे और इन्हें जो प्रोडक्शन होता था उसका कुछ पार्ट इन्हें दे दिया जाता था। इन्हें देवर कोल्ड रायती और मुजारियन, और इन्हें रायती या मुजारियन के नाम से जाना जाता था। इन्हें रायती या मुजाहिरियन के नाम से जाना जाता था। देयर कंडीशन वर वेरी डेप्लोरेबल, इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इनकी जो मेजर सोर्स था इनकम का वो लैंड रिवेन्यू, एंड इट वाज फ्रॉम दिस लैंड रिवेन्यू दैट स्टेट यूज टू पे बिग सैलरीज ऑफ देयर ऑफिशियल। लेकिन जो लैंड रिवेन्यू आता था उससे जो स्टेट राज्य की सरकार होती थी वो क्या है, अपने ऑफिसर्स को सैलरी देती थी, विच द फार्मर्स कुड नॉट इवन ओपोज। लेकिन जो किसान थे इसका कुछ भी विरोध नहीं करते थे। रूरल एरियाज में लैंड ओनर फार्मर एंड अदर एसोसिएटेड आर्टिशंस ऑफ द फार्मर सच एज कारपेंटर, बार्बर, टैनर, रोप मेकर्स, ब्लैक स्मिथ, गार्डनर, ड्रम्पर एटसेट्रा, ये सारी कैटेगरी के लोग इसके अंदर आते थे। वर ऑल पार्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी, ये विलेज कम्युनिटी के अंदर आते थे। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा वुमेन। वुमेन में देखिए जो महिलाओं की कंडीशन थी वो किस प्रकार की थी। मैरिज ऑफ अ गर्ल वाज डन इन चाइल्डहुड। इस समय के अंदर क्या है, लड़कियों की छोटी एज के अंदर ही शादी कर दी जाती थी। देयर वाज नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इनको पढ़ाया नहीं जाता था। एंड वी फाइंड मैनी सच एग्जाम्पल लाइक वेयर वीमेन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज वर फॉन्ड ऑफ रीडिंग राइटिंग। लेकिन जो अमीर घरों की लड़कियां होती थी, वुमेन्स होती थी, वह रीडिंग राइटिंग हॉर्स राइडिंग में अपना इंटरेस्ट रखती थी। शादी के बाद हर एंटायर लाइफ वाज स्पेंड ऑन द बाउंड्री वॉल ऑफ द हाउस। और इनकी शादी के बाद इनकी जो पूरी ज़िंदगी होती थी वह घर की बाउंड्री में ही निकल जाती थी। सम वुमेन ऑफ रॉयल फैमिली, लेकिन जो अमीर घरों की लेडीज़ होती थी, वुमेन्स होती थी, प्लेड अ लीडिंग रोल ऑन मैनी ओकेजन्स। वह बहुत सारे ओकेजन्स के अंदर अलग अलग रोल प्ले करती थी। वैन रानी नाइकी देवी एंड रानी दुर्गावती वेंट अहेड एंड लेड द आर्मी अगेंस्ट द इन्वेडर्स। और उस समय के अंदर जो रानी दुर्गावती थी और जो रानी नाइकी थी उसने आर्मी के अगेंस्ट जाकर उन्होंने सबसे पहले पहल की थी। देयर आर मैनी सच examples when the invaders have forced
अ रूलर टू मैरी हिज डॉटर टू विक्टोरियस रूलर। उस समय के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिस समय जो आक्रमणकारी होते थे, हमलाकारी होते थे, वह राजाओं की बेटियों के साथ शादी करने के लिए फोर्स करते थे। चाइल्ड मैरिज वाज ऑल्सो इन वोग इन द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। एंड द रूलर्स प्रैक्टिस पोलीगैमी। जो रूलर्स होते थे वो एक साथ बहु विवाह करते थे। अपार्ट फ्रॉम मैनी वाइफ्स, इनकी बहुत सारी वाइफ्स होती थी। मैनी इंटीमेट वाइफ्स लिव्ड इन दी हैरेम ऑफ मुस्लिम रूलर्स। इसके अलावा इनकी बहुत सारी जो दासियाँ होती थी, ये बहुत सारी दासियाँ भी अपने साथ रखते थे। ये इनकी बहुत सारी इलीगिटिमेट यानी कि इनकी अवैध वाइफ्स भी होती थी। बहुत बड़ी संख्या के अंदर ये अपने साथ दासियाँ रखते थे। प्रैक्टिस ऑफ सती वाज इंक्रीज इन मेडिवल पीरियड में जो सती प्रथा थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैनी वाइफ्स और रूलिंग और एरिस्टोक्रेटिक क्लास फॉलोड दिस प्रैक्टिस। बहुत सारी जो रूलिंग क्लास की जो वाइफ्स थी वो इस कार्य से जुड़ी हुई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड जवाहर सिस्टम वॉज ऑल्सो प्रीवेलेंट इन इंडिया। और उस समय भारत के अंदर जो जुहार सिस्टम था वो भी फैला हुआ था। प्रैक्टिस ऑफ पर्दा सिस्टम भी बहुत ज़्यादा था। वीमेन वॉज कंसिडर्ड सेफ विद इन 4 वॉल्स ऑफ हाउस। और जो वीमेंस होती थी उन्हें घर की 4 दीवारी के अंदर ही बंद करके रखा जाता था। शी डिडंट वर्क इन फ्रंट ऑफ एनी अननोन पर्सन। और इन्हें किसी भी अनजान लोगों के सामने जाने नहीं दिया जाता था। इवन द वुमेन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज यूज टू लिव इन पर्दा। और उस समय लड़कियों को पर्दे के अंदर रखा जाता था। वीमेन वर कंसिडर्ड सेफ विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस। जो वीमेंस होती थी वो अपने आप को घर की 4 दीवारी में सेफ समझती थी। ऑल्दो इन मेडिवल पीरियड सम वुमेन डेयर टू अबेंडन द सिस्टम ऑफ पर्दा। हालांकि उस समय बहुत सारी महिलाओं ने जो पर्दा सिस्टम था इसका विरोध भी किया। इसके अंदर किस किस का नाम आता है? रजिया सुल्तान एंड मीराबाई का नाम भी इसके अंदर आता है। मीराबाई हैड गिवन हर पर्दा एंड डेडिकेटेड हर लाइफ टू डिवोशन टू गॉड। जो मीराबाई थी उसने पर्दा सिस्टम का क्या किया? बहुत ज़्यादा विरोध किया और इसने अपनी पूरी लाइफ को भगवान की भक्ति के अंदर निकाल दिया था। एंड रिनाउंस द पर्दा एंड एज्यूम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और इसके अलावा जो रजिया थी इसने पर्दा सिस्टम के विरुद्ध इसने कार्य किया और इसने जो दिल्ली जो सल्तनत था उसकी वहाँ पर दिल्ली जो सल्तनत था उस वहाँ पर कार्य भी किया था। द कंडीशन ऑफ ऑर्डनरी वुमेन वाज डेप्लोरेबल। जो आम जो महिलाएं थी उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। शी हैड टू डू मैनी काइंड ऑफ वर्क। ये घर का सारा कार्य करती थी। वीमेन ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी यूजिंग टू डू स्पिनिंग वर्क। यह समाज के अंदर रहते हुए हर क्लास की जो महिलाएं थी वो सारा घर का कार्य भी करती थी। एंड द थ्रेड ऑफ मुस्लिन ऑफ बंगाल विच वाज वर्ल्ड फेमस इन मेडिवल टाइम्स वाज मेड बाय वीमेन ओनली। और उस समय बंगाल के अंदर एक बहुत फेमस थ्रेड का कार्य था जिसे मुस्लिन के नाम से जाना जाता था। मेडिवल पीरियड के अंदर उसे केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्लेव्स। नेक्स्ट देखिए स्लेव्स में क्या था? जो दास प्रथा थी उसके अंदर क्या बताया गया है? मेडिवल पीरियड में स्लेवरी वाज प्रीवेलेंट इन इंडिया। उस समय जो भारत के अंदर जो दास प्रथा था वो क्या है? बहुत पुराना चला आ रहा था। मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वार एंड दोज हु कुड नॉट पे टैक्सेस वर मेड स्लेव्स। उस समय बहुत सारे जो कैदी थे एंड दोज हु कुड नॉट पे टैक्सेस वर मेड स्लेव्स। और जो टैक्स पे नहीं करते थे वो उन्हें दास बना लिया जाता था। लार्ज मार्केट्स फॉर स्लेव्स वर हेल्ड इन गोवा एंड दिल्ली। गोवा और दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी मार्केट दासों के लिए बड़ी बड़ी मार्केट बनाई गई थी। मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर इंक्लूडेड अमंग द स्लेव्स। महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को दास बनाया जाता था। आफ्टर कन्वर्टिंग द स्लेव्स टू इस्लाम, इनके धर्म को परिवर्तित किया जाता था। एंड दे वर मेड टू डू वेरियस सर्विसेज लाइक डोमेस्टिक वर्क, लिफ्टिंग ऑफ स्प्लिटन्स, लिफ्टिंग अम्ब्रेलाज, वर्क ऑन बॉडीगार्ड एटसेट्रा। इनसे अलग अलग प्रकार के कार्य करवाए जाते थे जिसके अंदर इनसे बोझ उठवाना, अपने अम्ब्रेलाज उठाने का कार्य करना, बॉडीगार्ड का कार्य करवाना, ये सारा कार्य इनसे करवाए जाते थे। देयर कंडीशन वाज वेरी डेप्लोरेबल। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। ड्यूरिंग मुगल पीरियड अकबर स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ एनस्लेवमेंट ऑफ
प्रिजनर्स ऑफ वार। जिस समय मुग़ल पीरियड था उस समय अकबर ने इस कार्य को, इस दास प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत अधिक कार्य किया था। नेक्स्ट आता है बच्चों आर्टिसंस। आर्टिसंस में देखिए क्या बताया है, देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज क्लास ऑफ आर्टिसंस इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में उस समय आर्टिसंस होता है बड़े बड़े जो कुशल कारीगर्स होते हैं, उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा थी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाज अ मेजर वर्क। उस समय भारत के अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो वर्क था वो सबसे अधिक कार्य होता था। विच लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस वर्क, जिसका ना बहुत अधिक मात्रा में आर्टिसंस कारीगर कार्य करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी आर्टिसंस इन विलेजर्स एंड टाउन्स वर एंगेज इन द वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड। और इसके अंदर जो गांव के और कस्बों के जो कारीगर थे वह बड़े बड़े कार्यों के साथ जुड़े हुए थे। एंड दीज वर यूजुअली ऑर्गेनाइज एज कास्टेज, और इन्हें अलग अलग कास्ट के अंदर डिवाइड किया गया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ा वस्त्र इंडस्ट्रीज थी, वॉज एन इंडस्ट्री दैट इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसन। और वस्त्र कपड़ा बनाने की जो इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा के अंदर कारीगर्स जुड़े हुए थे। लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, इसके अलावा पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो स्किल जो कारीगर्स थे वो जुड़े हुए थे। एंड लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस वर्क ऑन वीविंग रो सिल्क एंड मेकिंग इंडिगो। और सिल्क के कार्य के अंदर और इंडिगो के कार्य के अंदर भी बहुत अधिक आर्टिसंस जुड़े हुए थे। रूरल आर्टिसंस मेनली वर्क इन देयर ओन होम्स। और जो गांव के जो आर्टिसंस थे वे अपने घर के अंदर ही रहकर कार्य करते थे। As in weaver's family, women and children separated fiber from cotton and spun yarn while men weaved cloth। तो गांव के अंदर जो महिलाएं और बच्चे होती थे वह भी इनके कार्य में हाथ बटाते थे और वो सभी मिलकर कार्य करते थे। These artisans can mainly be divided two parts। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। Those rural artisans who work only for a few months in a year। ऐसे आर्टिसंस जो पूरे साल के अंदर कुछ महीने ही कार्य करते थे, इन्हें टैलीज का नाम दिया गया था। लाइक टैलीज, जैगरी मेकर्स, इंडिको मेकर्स एंड दोज हु वर प्रोफेशनल आर्टिसंस। और ऐसे आर्टिसंस जो प्रोफेशनल थे, टू हुम ट्रेडर्स कुड प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, जिस जो व्यापारी से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे। एंड बाई गिविंग एडवांस मनी दे वर एबल टू गेट द वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स डन। और ये फैक्ट्रियों के अंदर जाकर, इंडस्ट्रीज के अंदर जाकर भी कार्य करते थे। द अदर आर्टिसन वर्क अंडर दैम हु बिकेम proficient to learn from them in medieval Indian society। These were the same artisans who products were in high demand in the western। और इसके अंदर ही कुछ एक व्यापारी वर्ग ऐसा भी था जिसकी कार्य की वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत अधिक डिमांड हो रही थी। ड्यू टू दिस डिमांड, इस डिमांड की वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर नाउ न्यू वेज टू ट्रेड विद इंडिया। और इसकी वजह से जो यूरोप के जो व्यापारी थे उन्होंने हमारे भारत के अंदर आना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है एजुकेशन, लिटरेचर एंड रिक्रिएशन। तो उस समय मेडिवल सोसाइटी के अंदर, भारत के अंदर जो एजुकेशन थी, साहित्य था, रिक्रिएशन था, वो किस प्रकार का था। तो देखिए बच्चों, इसमें नालंदा, तक्षशिला, मथुरा, गया, विक्रमशिला, उज्जैन, ये सारे बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स थे हमारे भारत के। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सेट ऑन फायर बाय इन्वेडर्स। लेकिन जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसे बख्तियार खिलजी नाम का जो इन्वेडर था उसने उसको आग लगा दी थी। ग्रैंड टेम्पल्स वर स्टॉप्ड। मंदिरों के लिए जो ग्रांट दिया जाता था उसे बंद कर दिया गया था। मैनी टेम्पल्स वर डिमोलाइज्ड। बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। इसकी वजह से जो भारत का जो ज्ञान था, नॉलेज, साइंस एंड एजुकेशन सफर्ड अ ग्रेट ब्लो। इससे क्या हुआ था, भारत का जो बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो नॉलेज थी, साइंस थी, वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। नेवरदलेस द स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ गुरुकुल सिस्टम। उस समय हमारे भारत के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो गुरुकुलों के अंदर दी जाती थी। सुल्तान एंड मुगल रूलर्स एनकरेज द पर्शियंस एंड अरेबिक लैंग्वेजेस बाय गिविंग जेनरियस डोनेशंस टू मदरसा एंड मकतब। उस समय मुसलमानों के बच्चों के लिए मदरसा और मकतब खोले गए थे, जहाँ पर बच्चों को रीजनल लैंग्वेज के अंदर, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर उन्हें एजुकेशन भी दी जाती थी, साथ में रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती थी। अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर अलग अलग लिटरेचर भी पढ़ाए जाते थे। एंड इन विच मेन रोल वाज प्लेड बाय द डिवोट सन्स। और इसके अंदर जो सबसे मेन रोल होता था वो किसका होता था, डिवोटी सन्स का सबसे ज़्यादा मेन रोल माना जाता था।
उस समय के जो सबसे मेजर जो वर्क्स थे वो क्या थे, मेजर जो मतलब किताबें लिखी गई थी वो क्या क्या थी, कल्हान के द्वारा राज तरंगिनी, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की तुगलकनामा, तुलसीदास की रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद की जायसी पद्मावत, सूरदास की सूरसागर और अबुल फजल की अकबरनामा, ये सारी बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध जो पुस्तकें थी वो लिखी गई थी। The means of recreation in India during the medieval period were mainly music, dance, hunting, wrestling, animal fight, chess etc. ये सारी जो चीज़ें थी उस समय बहुत ज़्यादा इनको पर फोकस किया जाता था। एंड देयर वाज ऑल्सो एंटरटेनमेंट थ्रू फेस्टिवल्स, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स के द्वारा अलग अलग प्रकार का यहाँ पर एंटरटेनमेंट किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है भक्ति मूवमेंट। तो उस समय का जो भक्ति मूवमेंट था उसके अंदर देखिए क्या बताया गया था। भक्ति जो मूवमेंट था, अ मेजर फीचर ऑफ मेडिवियल सोसाइटी वॉज दी स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट। तो हमारे इंडिया का जो सबसे मेजर जो फीचर था वो क्या था, भारत के अंदर जो भक्ति मूवमेंट था बहुत तेज़ी से फैला था। मिडिल एज में भक्ति मूवमेंट एमर्ज टू अवेकन द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय फ्रीइंग इट फ्रॉम रिचुअल्स, सुपरस्टिशियस एंड डिस्क्रिमिनेशन। और जो हमारे भारत के अंदर जो अंधविश्वास फैला हुआ था, अलग अलग जो रिचुअल्स फैले हुए थे, डिस्क्रिमिनेशंस थे, उन सभी से भारत को आज़ादी मिल गई थी। वेरियस संत लाइक रामानंद, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल, नामदेव, तुकाराम, रविदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, रसखान अवेकन द सोसाइटी अगेंस्ट एविल विद देयर वर्ड्स। इन्होंने, इन सभी ने मिलकर इस भारत के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, अंधविश्वास फैला हुआ था, उसे ख़त्म किया था। फ्यू सूफी संस लाइक निजामुद्दीन औलिया, शेखत फरीद, सलीम चिश्ती क्रिएटेड अ सेंस ऑफ हारमोनी इन सोसाइटी थ्रू देयर प्रीचिंग। और इसके अलावा बहुत सारे जो सूफी संत से, इन्होंने भी समाज के अंदर अपने अच्छे अच्छे संदेश फैलाकर समाज के अंदर फैली हुई अंधविश्वास को ख़त्म करने का प्रयास किया था। तो बच्चों, ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इजी लैंग्वेज में समझाने की। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।